विद्यार्थी मित्रों, तो अब हम गिल्लू चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ ही साथ समझ भी प्राप्त करेंगे। चैप्टर का नाम है गिल्लू और लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा, जो मैंने आपको आगे बता दिया है। तो अब हम जाते हैं चैप्टर की ओर। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही यानी जूही का पीत फूल वाला एक लता है, उसकी बात कही गई है। इसे देखकर अनायास यानी अचानक, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा यानी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी छोटा जीव यानी गिलहरी का बच्चा, जो हमारे पाठ का नायक जो है लघु जीव गिल्लू। तो यहाँ जो बात कही है गिल्लू के जाने के बाद, यानी कि गिल्लू के मर जाने के बाद सोन जूही के अंदर एक पीली कली लगी है और उसे देखकर अचानक उस छोटे जीव का स्मरण लेखिका को हो आता है और कली के रूप में वह उस लघु प्राण को ढूंढ रही है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, क्योंकि वहाँ ही उसको गाड़ दिया गया था ना, इसीलिए। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो, जैसे वो अपने घर में इधर से उधर दौड़कर लेखिका को चौंकाता था, उसी तरह न जाने आज फिर उसने इस पीली कली के रूप में फिर से मुझे चौंकाने का उसका इरादा हो, ऐसा लेखिका को लगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअव्वल जैसा खेल रहे हैं। छुआ छुअव्वल यानी छिप जाना, फिर से छूना, छिप जाना, ऐसा जो खेल होता है उसको छुआ छुअव्वल कहते हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, यानी कौवा, एक साथ समादरित यानी समान रूप से आदर पाने वाला, अनादरित यानी तिरस्कार पाने वाला, अति सम्मानित सम्मान पाने वाला, अति अवमानित यानी घोर उपेक्षा पाने वाला। यहाँ पर कौवे की बात की गई है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। हमारे पुरखे यानी हमारे पूर्वज, जो भाद्र पक्ष में श्राद्ध पक्ष होता है, उसमें हम खीर, दूध, ये सब उसको खिलाने के लिए छपरे पर डालते हैं। उसकी बात कही गई है, जिसे हम अपने पूर्वज मानते हैं। तो लेखिका कहती है कि वो गरुड़ के रूप में नहीं आते हैं, ना तो मोर के रूप में आते हैं और ना ही हंस के रूप में उन्होंने आना शुरू किया, और आके भी कौवे के रूप में आने लगे। उनको अवतीर्ण होना पड़ा, प्रकट होना पड़ा। अवतीर्ण यानी प्रकट होना पड़ा। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश यानी कटु स्वर में ही देना पड़ता है। हमारे यहाँ एक मान्यता है कि हमारे घर के छपरे पर आके अगर कौवा बोलता है तो ऐसा माना जाता है कोई मेहमान का आगमन होने वाला है, तो वो काम भी कौवा ही करता है, ऐसा हम मानते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि कौवा एक तिरस्कृत पक्षी है और उसकी काव काव की कर्कश जो आवाज़ है वो किसी को भाती नहीं है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर उसकी उपेक्षा ही करते रहते हैं।
मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। बाधा यानी मुश्किल, आपत्ति, विघ्न। क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। अचानक लेखिका की दृष्टि दीवार और गमले के बीच में जो दरार है, संधि यानी दरार में एक छोटा सा जीव छुपा हुआ है, उस पर जाती है, जहाँ पर कुछ कौवे उसको खाने के लिए तत्पर है, उसको बाहर निकालने की कोशिश यानी चेष्टा कर रहे हैं। काकद्वय यानी कौवा का जोड़ा, दो कौवे। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था, विशुद्ध सा होकर गमले से चिपक कर पड़ा हुआ था। सबने कहा, कौवे के चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, यानी कि उसको बचाने की व्यर्थ कोशिश मत करें। लेखिका को सबने कहा, क्योंकि एक बार अगर कौवे का घाव इस छोटे जीव पर लग जाता है तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका ने उसे वहाँ से उठा लिया, अपने कमरे में लाई, रुई से उसके घावों को साफ किया और उस पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई, क्योंकि वो अभी बेहोश था। लेखिका ने उसे दूध में रुई भिगोकर दूध पिलाने का, खुराक देने का प्रयत्न किया, लेकिन वो बाहर निकल गया। ढुलक जाना यानी बाहर निकल जाना। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ? कई घंटों के उपचार के बाद तीसरा दिन जब हुआ तो वो एकदम अच्छा हो गया। अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका की उंगलियों को पकड़ लिया और उसकी कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा, यानी कि निरीक्षण करने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध चिकने रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, आश्चर्यचकित करने लगी। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा क्या थी? गिलहरी का बच्चा था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, यानी उसका नामकरण किया गया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, जो हमारे पाठ का टाइटल है, शीर्षक है। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया, टोकरी छोटी सी, में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, यानी गिल्लू का घोंसला, उसका घर बना दिया वो छोटी सी टोकरी में। वही 2 वर्ष, वही 2 साल गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था।
यहाँ पर नीचे शब्द जो यहाँ पे अंकित किए हुए हैं ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा नंबर दिया है, वो सबके अर्थ यहाँ पे नीचे दिए हैं। तो वो भी आपको अपने चैप्टर में लिखने हैं, वो अलग से नहीं दिए गए हैं। हर पृष्ठ के नीचे शब्द का अर्थ दिया गया है, वो आपको लिख लेना है। अब हम आगे जाते हैं चैप्टर में। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। यानी कि लेखिका का ध्यान उसकी ओर खींचने के लिए उसने एक उपाय खोज निकाला। वो उसके पास जाता, पैर तक जाता और सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उनके पास फिर से आता। ऐसा बार बार करके लेखिका का ध्यान खींचने का प्रयत्न करता रहता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। जब तक लेखिका उसको पकड़ने के लिए नहीं उठती तब तक वो उसके आमने सामने दौड़ता ही रहता, उसका ध्यान खींचने का प्रयत्न करता रहता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात यानी उसका शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। कभी वो उसको पकड़ देती और पकड़कर एक छोटे से लंबे से लिफाफे में उसको रख देती ताकि उसका पंजा और सिर के अलावा उसका पूरा शरीर है वो उसके अंदर रहता और मुंह और बाहर निकाल के वो लेखिका को देखता रहता। लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। यानी क्रिया प्रतिक्रिया लेखिका क्या कर रही है वो सारी चीज़ें वो लिफाफे में बैठे बैठे घंटों तक देखा करता और उसी तरह वो उसके सानिध्य का अनुभव करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता। जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, इसी तरह ये भी छोटा है, बच्चा है, तो जब उसे भूख लगती, भाषा तो है नहीं उसके पास, तो चिक चिक करके मानो वह लेखिका को सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता। जैसे लेखिका उसे कुछ खाने को देती क्योंकि उसका प्रिय खाद्य था काजू, और काजू और बिस्किट अगर उसे मिल जाते तो वह लिफाफे के अंदर बैठकर धीरे धीरे उतरता रहता, खाता रहता और लेखिका की ओर देखता भी रहता। फिर गिल्लू के जीवन का वह प्रथम बसंत आया। प्रथम बसंत यानी वो जवान हुआ। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। धीरे धीरे नीम और चमेली के पुष्प की सुगंध कमरे में आने लगी और उसी के साथ गिल्लू भी जवान हो गया। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब क्या होने लगा, बाहर की गिलहरियों को पता चल गया कि यहाँ पर हमारी जाति का ही कोई प्राणी है, तो वो भी वहाँ पर आके चिक चिक आवाज़ करके उसके साथ अपनी भाषा में कुछ न कुछ कहने लगती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब ज़्यादा समय तक उसे घर के अंदर बंद रखना मुश्किल है, अच्छा भी नहीं है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदारों के साथ मिले जुले तो मुक्त आनंद का अनुभव कर सके। लेखिका को ऐसा महसूस हुआ और उसने उसके लिए रास्ता भी निकाला। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से
गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि लेखिका के पास इसके अलावा भी कई सारे जानवर पाले हुए थे, जिसकी ओर से जो खतरा था उस जीव को, तो उससे बचाना भी एक समस्या थी, और इसीलिए उसने उसके डलिया को ऊपर लगा दिया था ताकि वो उन लोगों से, शिकारी प्राणियों से बचा रहे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। लेखिका को कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता था कागज पत्रों के कारण, अपने काम के कारणवशात, तो कभी कभी वो कमरा बंद रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। जब कभी कॉलेज में नौकरी करने के बाद लेखिका घर में आती, जैसे ही कमरा खोलती, गिल्लू एकदम से आ जाता और तेजी से द्वार के भीतर आकर पैर से सिर और सिर से पैर तक इधर उधर दौड़ लगाने लगता, खुशी व्यक्त करता। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। हर रोज जब भी लेखिका कॉलेज से आती तो वो उसी तरह से उसके आगमन की खुशी व्यक्त करता। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो महादेवी वर्मा का है। भोजन ले रही है, साथ में प्लेट में चावल रखा है। गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो हमारा पाठ का नायक गिल्लू है, वो उस प्लेट में से चावल को लेकर उतरकर खा रहा है। उसका ये दृश्य हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इंसान की तरह वो शांत चीज़ से भोजन ले रहा है और किस तरह से सलूकाई से भोजन करना लेखिका ने उसे काफ़ी प्रयत्न के बाद सिखाया था। ये उसका दृश्य है। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। जैसे लेखिका बाहर चली जाती अपने काम, बस या कॉलेज जाने के लिए, साथ साथ गिल्लू भी बाहर चला जाता। अपने जाति के दूसरे गिलहरियों के झुंड में जाके उसका नेता बनकर इस डाल से उस डाल पर उछलता कूदता रहता। और जैसे ही लेखिका के आने का ठीक 4 बजे का जो समय था वो आता, खिड़की से भीतर आकर वह अपने झूले में आकर झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका को चौंकाने के लिए, भड़काने के लिए, डराने के लिए वो छोटे बच्चे की तरह कभी फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता, तो कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। जो भी मेरे पास जानवर थे, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे पास आकर मेरी थाली में से खाना खाने की हिम्मत करता, लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। अभी जो हमने पिक्चर देखा, चित्र देखा, उसमें मैंने आपको वो सारी बातें बताई है कि लेखिका ने कैसे उसे अच्छी तरह से थाली में से चुन चुन कर
खाना खाना है वो सामने बैठकर सिखाया, ये उसका दृश्य था। अब आते हैं आगे। काजू उसका प्रिय खाद्य था, खाद्य यानी खुराक, खाने की चीज। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था, यानी गुस्सा हो जाता, रूठ जाता अगर नहीं मिलता तो। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। घोंसला यानी नीड, उसका माला जो बनाया था छोटी सी डलिया में, टोकरी में, वो सब उसे काजू दे जाते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। यानी क्या है, लेखिका के अस्पताल में रहने के समय उसके गम में वह भी अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, या तो बिल्कुल नहीं खाता था या तो एकदम कम खाता था, क्योंकि सारे काजू उसके डलिया में भरे मिले थे। इस पर से ये अनुमान हो सकता है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, सिरहाने यानी माथे के पास बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका यानी नर्स के हटने के समान लगता। जब वो आई अस्वस्थता में तकिए पर वो बैठ जाता, अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसकी सेवा करता और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाता और उसके पास से जरा भी हटता नहीं था, पास ही बैठा रहता था। उसकी बात है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। कहीं भी वो जाता नहीं था, लेखिका के सामने ही बैठा रहता। लेकिन कैसे बैठा रहता था, उसके लिए उसने कौन सा उपाय खोज निकाला, अब उसकी बात आती है। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, मिट्टी का जग सुराही, और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। सुराही की जो गला जो उसका होता है, जो चोंच जो उसकी होती है, उसके पर लिपट कर बैठ जाता ताकि पानी की ठंडक से उसको ठंडी भी मिलती और साथ साथ में लेखिका का सामीप्य भी प्राप्त होता। ऐसा बौद्धिक प्रयास उसने उसके साथ रहने के लिए किया था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी कि वह बूढ़ा हो गया था, 2 साल का हो गया था। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया, क्योंकि वो बेचैन था, उसको चैन नहीं हो रहा था। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। ये उसका अंतिम समय आया था। मृत्यु उसके नज़दीक आ रही थी और इसीलिए उसे कहीं भी चैन नहीं था। वह धीरे से अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर के पास आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। कौओं की चोंच से घायल होकर जब उसकी जान बची थी, उस समय जैसे उसने लेखिका के पंजों को पकड़ा था, उसी तरह इस बार भी अपने जीवन के अंतिम स्थिति में वह लेखिका की उंगली को पकड़कर हाथ से चिपक गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही
वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया है, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई और वो हमेशा के लिए लेखिका से अलग हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है उसकी याद में, और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है क्योंकि अब वो नहीं रहा है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है, यानी समय पर समय बीतता जा रहा है। गिल्लू एक याद बनकर लेखिका के जीवन में रह गया है, एक स्मरण बनकर रह गया है। उसकी बात करते हैं। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, उसे गाड़ा गया है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, वो उसकी सबसे अधिक प्रिय जगह थी। इसलिए भी कि उस लघुघात का किसी वासंती दिन जूही के पिता यानी पीले छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। क्या कारण थे? वसंत ऋतु में जब उस पर फूल आएंगे तो हो सकता है पुनर्जन्म के रूप में वो छोटा सा फूल बनकर लेखिका के सामने प्रकट हो और उसे चौंकाने का प्रयास करे। वो भी लेखिका को ध्यान में रहा, इसीलिए उसने वहाँ पे उसे रख दिया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जिसमें हम जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको कैसे समझकर तैयार करने हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको उसके साथ साथ आगे भी क्वेश्चन की तैयारियाँ करनी है। जो मैंने आपको कहा है कि परीक्षा उपयोगी रेफरेंस में जो दिया गया है उसमें से आपको 2 और 3 सेंटेंस में, और बड़े क्वेश्चन आपको CBSE ऐसा जो लिखा है अकाउंट्स में ब्रैकेट में, वो आपको FB में फेयर बुक में लिखने हैं। लेखिका ने घायल गिल्लू की देखभाल किस प्रकार की? प्रश्न क्या है? लेखिका ने घायल गिल्लू की देखभाल किस प्रकार की? तो महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममता पूर्वक किया, पूरे प्यार से किया। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पोंछा गया, घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया गया, उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाकर उसको खाना देने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंद मुंह के बाहर निकल गई, लुढ़क गई। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलतापूर्वक उपचार किया गया, जो हमने आगे देखा है, जिसमें सारी बातें की गई है कि उसे कौओं से कैसे बचाया गया, उसके घावों को रुई से पोंछा गया, उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया गया, उसको दूध की बूंदें पिलाने की कोशिश की गई, पानी पिलाया गया, और इसी तरह एक नर्स की तरह उसकी सेवा लेखिका ने अपने गिल्लू के लिए की, उसकी बात है। अब दूसरा जो है, गिल्लू को क्यों और कैसे मुक्त किया गया? गिल्लू को क्यों और कैसे मुक्त किया गया? तो महादेवी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया था, पहला बसंत खिल चुका था, युवान हो गया था, उसका पहला बसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियों भी आकर चिक चिक की आवाज़ करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, बाहर जाने के लिए तरसता रहता था। इसीलिए महादेवी ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ देना चाहिए। अब उसका घर में बंद रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अपना प्रकृति सहज जीवन व्यतीत कर सके, अपने जाति के दूसरे गिलहरी के बच्चों के साथ। उसके लिए लेखिका ने उसे छोड़ देना उचित समझा। लेखिका ने गिल्लू की जाली की एक कील इस तरह उखाड़ दी
कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वह जाति के जाली में से बाहर जाकर अपनी इच्छा से इधर से उधर, बाहर से अंदर आ जा सकता था। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि लेखिका को जब लगा कि प्रकृतिवश अब गिल्लू जवान हो चुका है, उसको जाने के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन कोई शिकारी प्राणी उसका शिकार न कर ले, इसीलिए लेखिका ने जाली में ही उसका रास्ता बना दिया और बाहर जाने का रास्ता कर दिया, ताकि वह सुरक्षित भी रहे और अंदर बाहर आ जा भी सके। बराबर है। अब जो नया जो क्वेश्चन है हमारा, जो यहाँ पे है कि जो हमने गिलहरी के बच्चे की बात की ना कि घायलों की सहायता के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्या है? घायलों की सहायता के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। गिल्लू पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो किसी घायल के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके व्यवहार में क्या विशेषता होनी चाहिए, वो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि यदि आपके पास भी अगर ऐसा कोई जानवर हो, पेट आपके पाला हुआ हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो किसी घायल की सहायता करना किसी स्वस्थ व्यक्ति की सहायता करने से अधिक कोमल कार्य है, क्योंकि उस समय उसे पूरे प्यार, हूंफ, उष्मा की आवश्यकता होती है। कोमल व्यवहार की वो अपेक्षा रखता है ताकि वो जल्दी से अच्छा हो जाए। अगर ऐसा व्यवहार करे तो ये सबसे कठिन कार्य है। घायल व्यक्ति असहाय होता है, लाचार होता है, वह अपनी सहायता करने में असमर्थ भी होता है, उसके हाथ पांव काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए घायल की सहायता करने के लिए बहुत धैर्य, कोमलता, प्यार भरा व्यवहार होना चाहिए। यदि वह मरहम, दूध, पानी न ले सकता हो, ग्रहण न कर सकता हो, तो भी उसे जैसे तैसे उसको देना चाहिए और उसको शरीर में शक्ति आए ऐसी कोशिशें करनी चाहिए। जैसे बार बार लेखिका दूध की बूंदें गिल्लू को पिला रही थी, उसी तरह इसके लिए अनेक तरीके खोजने पड़ते हैं। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, बहुत ही धैर्यपूर्वक उसकी सेवा करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है, घायल के उपचार पर पूरा क्या करना पड़ता है? जोर देना पड़ता है, उसके जीवन को महत्वपूर्ण मानना पड़ता है। घायल का उपचार करने वाले के मन में इसीलिए बहुत धैर्य होना चाहिए, कोमलता होनी चाहिए और करुणा भी होनी चाहिए, ताकि वो जल्दी से सेवा पाकर अच्छा हो जाए। तो ये हमें करना चाहिए। हमारे पास अगर ऐसे पेट हो, जानवर हो, तो उसके साथ भी हमारा व्यवहार ऐसा ही सुंदर होना चाहिए। अब एक प्रश्न यहाँ पर है कि आप कैसे कह सकते हैं कि लेखिका के मन में गिल्लू के लिए अगाध प्रेम था? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। बराबर कि मनुष्य के प्रेम की सीमाएं अनंत है। अगर वो चाहे तो पशु पक्षियों में भी प्रेम भरा संसार ढूंढ सकता है। तो इस दृष्टि से महादेवी वर्मा के पशु प्रेम का प्रकाश डालिए पशु प्रेम पर। ये बहुत ही अच्छा, सुंदर और पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन है। बराबर ध्यान से देखना कि गिल्लू नामक संस्मरण, ये संस्मरण क्यों है? एक याद है। अब गिल्लू तो नहीं रहा है, गिल्लू तो चला गया है, लेकिन उसकी यादें लेखिका के जीवन में रह गई है, तो ये संस्मरण बन गया। तो गिल्लू नामक संस्मरण महादेवी वर्मा के पशु प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। सामान्य रूप से गिलहरी से लोग डरते हैं, उसका पेड़ पौधों में रहना, उसके झब्बेदार लंबे बाल
उसका शरीर से निकल जाना भय पैदा करता है। यदि वह हमारे शरीर को छू दे तो हम सिहर उठते हैं, कपकपी उड़ जाती है। परंतु महादेवी ने न केवल घायल गिलहरी का उपचार किया, लेकिन उसको दूध भी पिलाया, मरहम भी लगाया, बल्कि आजीवन उसके रहने खाने का प्रबंध भी किया, व्यवस्था भी की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महादेवी ने उसे अपना बहुत सारा प्यार दिया, सत्कार दिया, उसे थाली के पास बैठकर भोजन करना सिखाया छोटे बच्चे की तरह, उसकी भावनाओं को समझा, समय आने पर उसे मुक्त भी किया उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, और मृत्यु के समीप जब वो जाने लगा तो ये जानकर उसे हर प्रकार से बचाने का प्रयत्न भी किया। हमने देखा ना, हीटर जलाने का प्रयत्न किया, उसकी समाधि बनाई, और इन सब बातों से महादेवी की महानता और उदारता हमें उसमें दिखाई देती है। तो उसी तरह हमें भी, हमारे पास जितने भी पशु पक्षी हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, वो हमारे प्यार के प्यासे हैं, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, उसको ठीक से खाना देना चाहिए, और उसके लिए एक मानवीय रूप में व्यवहार करना चाहिए। ये हमें सीखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न है, पशु मानव के प्रेम को पहचानते हैं। पशु मानव के प्रेम को पहचानते हैं। स्पष्ट कीजिए कि गिल्लू महादेवी के स्नेह को प्राणार्पण से चाहता था। प्रश्न इतना अच्छा है कि लेखिका का व्यवहार जैसा था, क्या गिल्लू उस व्यवहार को समझ पाता था या नहीं, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं उत्तर में कि गिल्लू संवेदनशील प्राणी था, यानी कि वो भी प्यार को समझता था, उसे महादेवी से गहरा लगाव था। उसके अनेक प्रमाण हैं। जब भी महादेवी अपना घर खोलकर, कमरा खोलकर अंदर घुसती थी, गिल्लू उसके शरीर पर ऊपर से नीचे झूलने लगता था, चौंकाने का प्रयत्न करता था। परंतु अगर कोई अन्य व्यक्ति अंदर आता तो वह ऐसा नहीं करता था। यानी उसे पता था कि महादेवी कब आती है, कब जाती है, कितने बजे आती है। वो आकर उसकी तैनात में खड़ा रह जाता था, खुशी व्यक्त करता था। दूसरा प्रमाण ये है कि गर्मियों के दिनों में वह महादेवी के पास रहने की लालच में पास रखी सुराही के साथ चिपका रहता था, ताकि ठंडक भी मिले। एक बौद्धिक उपाय खोज निकाला था, और महादेवी पर ध्यान भी रहे, उसके नज़दीक भी रहे। तीसरा प्रमाण ये भी है कि उसने अस्वस्थ महादेवी के उपचार में योगदान दिया। पता है ना, आगे हमने देखा चैप्टर में, सिरहाने बैठता था, हौले हौले बालों को सहलाता था, एक नर्स की भांति वो उपचार करता था। और चौथा प्रमाण ये है कि जिन दिनों महादेवी अस्पताल में रही, उसने काजू खाना कम कर दिया। कितना ही अच्छा उसका खाने का मन करता था, उसका सबसे प्रिय खाद्य था, फिर भी उसके गम में उसने वो खाना कम कर दिया। और पांचवा प्रमाण है कि मरने से पहले उसने महादेवी की उंगली थाम ली, यानी कि वो आखिरी वक्त तक महादेवी के पल्लू से